Hello everyone and welcome to English Literature Feat India. Today we are going to study the poem In Memory of W.B. Yeats written by W.H. Auden. W.B. Yeats के बारे में लिखी थी W.H. Auden ने. Also, if you are new to my channel, please do not forget to subscribe. Let's just directly start with the introduction to the poem. पोएम 1940 में लिखी गई थी एंड इट कमेमोरेट्स द डेथ ऑफ द पोएट, यानी कि W.B. येट्स की डेथ को कमेमोरेट करती है ये पोएम, जो कि 1939 में जिनका देहांत हुआ था, जो मरे थे. एंड 1939, रिमेंबर, दैट इज अ क्रिटिकल ईयर ऑडेन के लिए पर्सनली भी एंड फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज ऑल्सो. वाई? बिकॉज 1939 वॉज द टाइम व्हेन वर्ल्ड वॉर II started. And why for Auden personally? Because that was the year that he moved to New York. पोएम 3 सेक्शंस में ऑर्गेनाइज्ड है एंड इट इज अ कॉमेंट्री ऑन द नेचर. जो इस पोएट की आर्ट थी, जो येट्स की आर्ट थी, उसके बारे में इट्स अ कॉमेंट्री एंड द रोल दैट his poetry played, the role that his art played during a time of great calamity. Now the poem is also an elegy. Elegy क्या होता है? To put in simple terms, elegy पोएम होती है या फिर कोई सॉन्ग होता है जो कि lament करती है, एज इन दुख मनाती है, शोक मनाती है, ऑफ समवन हु इज डेड. पर जो ये ऑडन की हमारी पोएम है, दिस काइंड ऑफ deviates from the traditional elegies and it chooses, क्योंकि ये वाली जो पोएम है ये सिर्फ लमेंट नहीं करती द डेथ ऑफ येट्स या सिर्फ उनकी जो चेरिश्ड मेमोरीज थी सिर्फ उनको लिस्ट आउट नहीं करती, बट दिस पोएम इवन वेंचर्स टू क्रिटिसाइज हिम, जो कि जनरली आप एलिजीज में नहीं देखेंगे. सो नाउ वी कम टू द पोएम पार्ट 1. सो इन द फर्स्ट स्टैंजा पोएम के जो स्पीकर है, ही स्टार्ट्स बाय रेफरिंग टू येट्स as somebody like जो कि somebody who disappeared in the dead of winter. तो ये जो डबल इमेज है डेथ का यहाँ पर, स्पेशली डेथ इन विंटर, क्योंकि जो विंटर्स हैं इट्स कॉमनली एसोसिएटेड विद डेथ, तो दिस शुड नॉट बी इग्नोर्ड. जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर्स के अंदर सब कुछ फ्रोजन होता है, डेड एंड डेजर्टेड. जो ये सीन स्पीकर डिस्क्राइब करता है दैट इज अ चिलिंग वन. तो जब ऑडन पोएम को स्टार्ट करते हैं विद दिस कोल्ड एंड डेथ के एटमॉस्फेयर के साथ, तो ही इज सेटिंग द सीन ताकि जो वो येट्स की डेथ है उसके बारे में बात कर पाएं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा, जो स्पीकर है ही डिस्क्राइब्स के ऑल्दो दिस ग्रेट मैन डाइड, even after that things go on, life goes on. जो wolves हैं they are still running through the forest, और जो peasant river है that is untempted by more fashionable quays. तो जब नेचर के बारे में वो इस तरीके से बात करते हैं तो ही इज alluding कि जो ह्यूमंस का रिएक्शन है टू द पोएट्स डेथ, ही इज alluding टू दैट. यहाँ पर जो एम्फेसिस है कि जो ये रोजमर्रा की जिंदगी है दैट कंटिन्यूज, इस पर जो फोकस है उससे ये चीज पता चलती है कि जो स्पीकर है ही इज बॉदर्ड बाय इट यानी कि डेथ ऑफ येट्स. जो फाइनल 2 लाइंस हैं इस स्टैंजा की, वहां पर जो स्पीकर है वो सजेस्ट करता है कि जब रीडर्स येट्स की पोएम को पढ़ेंगे तो जो येट्स की डेथ है दैट विल नॉट बी ऑन देयर माइंड्स, सो दैट डेथ इट विल बी केप्ट फ्रॉम हिज पोएम्स. कहने का मतलब जो उनकी पोएम्स हैं they would last even after his death, जैसा कोई भी राइटर चाहता है. Now the third stanza, ये जो थर्ड स्टैंजा है वो येट्स की डेथ की एक काफ़ी ह्यूमन पिक्चर प्रेजेंट करता है. जो उनके लास्ट मोमेंट्स थे they were spent around nurses in the hospital. नेक्स्ट लाइन्स के अंदर वो डिपिक्ट करते हैं कि जो येट्स की बॉडी थी, जो उनका शरीर था, it was at war with itself. So this is what he means when he says कि his body revolted against himself. जो squares हैं that refers to the architecture of a city square. कहते हैं वो कि there was nothing बट साइलेंस इन द सबअर्ब्स, के हर जगह सिर्फ शांति थी, सिर्फ साइलेंस था. तो यहाँ पर ये जो ह्यूमन बिल्ट इमेजेस हैं दे आर जक्सटापोज्ड अगेंस्ट. इससे पहले 2 स्टैंजाज में उन्होंने बहुत एक नेचुरल सी इमेजरी प्रेजेंट करी थी. तो दीज ह्यूमन बिल्ट इमेजेस दे आर जक्सटापोज्ड विद दैट नेचुरल इमेजरी जो कि प्रीवियस स्टैंजाज में थी उनके साथ. नाउ व्हेन ही राइट्स कि द पोएट बिकेम हिज एडमायरर्स, तो उसका कहने का मतलब ये है कि जो येट्स हैं ही लिव्ड
he lived on, जो उनकी याद है, जो उनकी मेमोरी है, that lived on in those who loved his written works, जिन लोगों को उनके written work से, जो उन्होंने कुछ लिखा था उससे प्यार था उनकी, तो येट्स की मेमोरी उनके अंदर जिंदा रहेगी. Now in the fourth stanza, स्पीकर डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे जो येट्स की सोल है और उनका जो एसेंस है, that is scattered among 100 cities, among all his admirers. जो येट्स हैं, he is still living in a way, मतलब वो एक तरीके से अब भी जिंदा हैं, बट अब उनका कोई कंट्रोल नहीं है कि उनको कैसे परसीव किया जाएगा, परसीव किया जाता है. दैट नाउ ही इज इन द गट्स ऑफ द लिविंग, जहां पर जो उनके वर्ड्स हैं, दे आर मॉडिफाइड, दे आर चेंज्ड. एंड देन ही सेज फर्दर कि ये जो तरीका है ऑफ बीइंग, दिस वे ऑफ बीइंग, दिस इज डिफरेंट, स्ट्रेंज सा है और कुछ अनफेमिलियर सा है पोएट के लिए. तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो येट्स के बारे में प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं इस स्टैंजा में, एंड थ्रू दैट ऑर्डन एम्फसाइज करते हैं द थीम ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ. नाउ इन द नेक्स्ट स्टैंजा, एज इन स्टैंजा 5, एक बार फिर से ऑर्डन बात करते हैं कि कैसे जो ह्यूमन वर्ल्ड है, that is going on बिना रुके, okay? Because even though Yeats is dead, even though such a great man has died, the life goes on, the world goes on. There is no pause in that. वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो गरीब लोग हैं, दे आर ऑल्सो बैक टू नॉर्मल, दैट इज कि जैसे वो हमेशा से सफ़र करते आए हैं, दे आर स्टिल सफरिंग लाइक दैट. एंड दिस इज एन अनहैप्पी इमेज ऑफ द वर्ल्ड. ये बहुत अच्छी, बहुत हैप्पी इमेज नहीं है, ओके? और इस इमेज को वो नेक्स्ट लाइंस में और एक्सपैंड करते हैं, बिकॉज ही स्पीक्स मोर ब्रॉडली अबाउट ह्यूमन काइंड. कहते हैं कि सब लोग, दे आर all are in the cell of himself, जहाँ पर वो सब convinced हैं almost of their own freedom. तो जो येट्स की डेथ है, it is just one more moment of unpleasantness in the world. सिर्फ जैसे already वर्ल्ड के अंदर इतना जो अनप्लेजेंटनेस है, अनहैप्पीनेस है, सफरिंग है, उसके अंदर दिस moment of Yeats' death, it's just one another moment of unpleasantness, and it passes just like everything else does. जैसे कि बाकी सब चीज़ें हो रही हैं, वैसे ही ये भी एक moment है जो कि हो रहा है. So it also just passes like everything else does. Now the last two lines, they are a repetition of जो first stanza है, उसकी जो last lines है, they are the same lines and they are repeated here, so they act as a refrain. और ये जो रेपिटेशन है, ये फिर से एम्फसाइज करता है ऑन द नीड फॉर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ताकि जो पोएट का डेथ है उसको मेजर कर सके. जो इंसान हैं, दे आर अनेबल टू एडिक्वेटली मेजर द डे, यानी कि दिस डे, ये वाला जो दिन है, तो जो ह्यूमंस हैं वो उसको अच्छे तरीके से मेजर नहीं कर सकते. एंड दिस स्पीक्स, ये वाली जो बात है, दैट inability to adequately measure this day or any day, this speaks कि जो nature का ability है to move on without fully comprehending कि कुछ हुआ है. This speaks about that, and this is also how Auden feels about the passing of Yeats' death day. कि जो ऑर्डन की खुद की फीलिंग्स हैं येट्स के डेथ वाले दिन के बारे में, this also speaks about that. Coming on to the part 2 of the poem, now इस second stanza के अंदर speaker जो है, he directs his words towards a you. Okay, first it was a third person in the first section, now it uses a you, and this you seems to be Yeats, as if ऐसा लगता है कि जो ये you है वो Yeats को रेफर करता है. तो हमें ये जो डेड पोएट है, यानी कि येट्स का ऑनरेबल या फिर गुड साइड दिखाने की बजाय, जो स्पीकर है, ही मेक्स श्योर कि हम ये चीज़ समझें कि जो येट्स का ये गिफ्ट था, दैट emerges in spite of, या फिर शायद बिकॉज ऑफ, जो भी येट्स की कॉम्प्लेक्सिसिटीज थी, उसकी पर्सनालिटी की जो भी कॉम्प्लेक्सिसिटीज थी, दैट गिफ्ट emerged in spite of that, और परहैप्स बिकॉज ऑफ दैट. जो ये लाइन्स है, मैड आइलैंड hurt you into poetry, now Ireland has her madness and her weather still, for poetry makes nothing happen. तो ये जो लाइन्स हैं, दे शो कि येट्स
आयरिश इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उसके टाइम पर जो ये मूवमेंट थी उसमें कितना डीपली इन्वॉल्व थे। जो उनकी कुछ सबसे ज़्यादा फेमस पोएम्स हैं लाइक ईस्टर 1916, तो दैट emerged from his engagement with struggles for independence itself। जो येट्स थे, ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट आयरलैंड, ही केयर्ड वेरी पैशनेटली अबाउट आयरलैंड, लेकिन जो उनकी कंट्री है इट रिमेन्स सिक। तो जो स्पीकर हैं वो बोलते हैं कि आयरलैंड बिल्कुल भी नहीं बदला येट्स की पोइट्री की वजह से, पर वो ये नहीं कह रहे कि जो पोएट्री है वो वर्थलेस है, कि वो किसी काम की नहीं, बिकॉज ही सेज कि वो खुद भी तो एक पोएम में ही बात कर रहे हैं एज इन कि जो स्पीकर है एज इन जो ऑर्डन है वो खुद भी तो ये हमसे पोएम में ही बात कर रहे हैं ना, तो ही इज नॉट सेइंग दैट पोएट्री इज वर्थलेस। देन ही सेज कि ठीक है, शायद पोएट्री कांट डू स्पेसिफिक थिंग्स और कांट बी स्पेसिफिक थिंग्स, लेकिन पोएट्री हमें अलाउ करती है उन चीज़ों के बारे में सोचना जिनके बारे में शायद हम ऑर्डिनरीली नहीं सोचते। तो ये जो सटल डिस्टिंक्शन है, सटल डिफरेंस है, ये इंडिकेट करता है ऑपोजिशन बिटवीन येट्स एंड ऑर्डन। जो येट्स थे वो पोएट्री को एक टूल कंसिडर करते थे, जबकि जो ऑर्डन है वो ऐसा कुछ नहीं मानते, लेकिन वो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि जो पोएट्री की वैल्यू है वो उस चीज़ में है कि रीडर्स उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। येट्स की गलती ये थी या येट्स का फॉल्ट ये था कि वो पोएट्री से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे। ऑर्डन क्लैरिफाई करते हैं कि पोएट्री अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, लेकिन पोएट्री को डायनामिक उसके जो इंटरप्रेटर्स हैं, जो उसके रीडर्स हैं, वो बनाते हैं। पोएट्री एक वर्ल्ड प्रेजेंट करती है जो कि रियल भी है एंड इज फार रिमूव्ड फ्रॉम आवर ओन, लेकिन वो ऐसा अपने खुद के टर्म्स पर करती है। एंड जब आप एक पोएम पढ़ना फिनिश कर देते हो, व्हेन यू आर डन विद रीडिंग अ पोएम, तो आपको उसमें से कुछ भी टैंजिबल रखने को नहीं मिलता, बट यू गेट टू कीप द एक्सपीरियंस। ऑर्डन यहाँ पर इंसिस्ट करते हैं ऑन द मोबिलिटी एंड द वाइटैलिटी ऑफ पोएट्री। वो कहते हैं यहाँ पर कि अमिस्ट ऑल द फ्रीजिंग आइसोलेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो पोएट्री है दैट इज एन एक्टिव इंस्ट्रूमेंट। Coming on to the last section of the poem, last part of the poem, तो यहाँ पर पहली बार येट्स को उनके नाम से रेफर किया जाता है। कन्वेंशनली अगर आप देखते हैं तो एक एलेजी जो होती है वो बिल्कुल बिगनिंग में बता देती है कि वो किस को मोन कर रही है, किस पोएट को या किस व्यक्ति को मोन कर रही है। यहाँ पर ऑर्डन इस चीज़ को रिवर्स करते हैं, इस प्रैक्टिस को रिवर्स करते हैं, बिकॉज हियर ही इज मेंशनिंग the person who he is mourning in the final section। यहाँ पर जो येट्स हैं he is referred to as an Irish vessel। कहने का मतलब vessel as in के a body that is meant to carry only poetry, ना कि जो problems speaker लेकर आया था at the beginning of section 2। यहाँ पर ऑर्डन कुछ specifics भी देते हैं येट्स की डेथ के बारे में, particularly जो उनकी डेथ का टाइम था उसके बारे में, जो मैंने जैसे बताया था इंट्रोडक्शन में, जो येट्स थे ही डाइड इन 1939 एंड दैट वाज आल्सो द टाइम व्हेन वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने की कगार पर था। ऑल्दो जब तक स्टार्ट हुआ नहीं था बट होने की कगार पर था। एंड येट्स एंड ऑर्डन दोनों के जो सेंटिमेंट्स थे दे वर कॉमन, जो बाकी उनके फेलो आर्टिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स थे दे वर कॉमन इन द सेंस के दे वर ऑल डिसमेड के अब दोबारा से एक और वर्ल्ड वॉर होने वाला है, क्योंकि दे हैव विटनेस्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्सो। दैट इज वाई जो स्पीकर है वो ये जो इम्पेंडिंग वॉर यानी कि ये जो वॉर स्टार्ट होने वाला है उसकी पिक्चर प्रेजेंट करता है स्पीकर, एंड ही प्रेजेंट्स इट एज अ सॉर्ट ऑफ अ नाइटमेरिश अनरियलिटी। बहुत अच्छी चीज नहीं है वो, इट्स लाइक अ नाइटमेयर। तो ये जो थर्ड स्टैंजा है इस सेक्शन का, इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें येट्स के बारे में कुछ नहीं है, येट्स द मैन उसके बारे में कुछ नहीं है। तो ऑर्डन जो है ही परहैप्स बिलीव्स कि किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को होमेज देने का एक अच्छा तरीका है कि हम
उनके जो व्यूज़ थे या जो उनके कंसर्न्स थे उसके बारे में टाइम स्पेंड करें, थिंकिंग अबाउट इट, टॉकिंग अबाउट इट परहैप्स, देन ही गोज़ ऑन टू एडमायर कि कैसे जो येट्स थे वो रियलिज्म को रिजॉइसिंग के साथ कंबाइन करते थे. जो पोएट है, ही इज़ अ फिगर हु लिव्स ऑन थ्रू येट्स पोएट्री एंड नेसेसरली एंड ज़रूरी नहीं है कि वो येट्स द मैन के साथ अटैच्ड है. सो जो पोएट्री है दैट इज़ नाउ चैनल्ड इनटू अ सिंगल इमेज. और किस चीज़ की इमेज? ऑफ अ हीलिंग फाउंटेन. तो वो लाइंस जो आती है ना, लेट द हीलिंग फाउंटेन स्टार्ट. सो जो पोएम है, दिस होल्ड्स आउट होप फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ. So those particular lines, in the deserts of the heart, let the healing fountain start. तो यहाँ पर जिस तरीके से ऑर्डर ने इन लाइन्स को लिखा है, that is an invocation of Yeats की जो poetic powers थी, that is an invocation to that. जो लास्ट लाइन्स हैं पोएम के वो थोड़ा डिप्रेसिंग साउंड करते हैं बिकॉज यहाँ पर लाइफ जो है उसको एक प्रिजन की तरह डिस्क्राइब किया गया है. लेकिन फ्यूचर के लिए होप है यहाँ पर बिकॉज जो फ्री मैन है ही कैन लर्न हाउ टू प्रेज. ऑर्डन का जो फाइनल अप्रोच है इस एलिजी के लिए दैट इज इंटरेस्टिंग एंड दैट इज थॉट प्रोवोकिंग. वो नहीं चाहता येट्स को कि वो हमेशा रहें, लाइक यू नो, टू लिव फॉर एवर, या फिर जो उसकी पोएम या फिर जो उनकी पोएम्स हैं दे आर इमॉर्टलाइज्ड. जो ऑर्डन है वो चाहते हैं कि लोग पढ़ें और सोचें और पॉसिबल अगर हो पाए तो और बेटर और बेहतर बन सके येट्स की पोएम्स पढ़कर. And so with this we come to the end of the poem. I hope it was clear to you. If there is anything or any work that you would like me to make a video on, do let me know in the comment section below. If you're new to my channel, please do not forget to subscribe, like the video. You can also follow me on my Instagram. Thank you so much.